प्यार पर शॉट तो आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी तड़कती फड़कती जानदार शानदार विज्ञान की सेशन पर, जहां पर हम बीपीएससी टीआरई 4.0 में आने वाले क्वेश्चन जो आधारित है आपके बीपीएससी के सभी एग्जामिनेशन के ऊपर, और उसी तरह से हम ऐसे भी क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से किस तरह से हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को फोड़ने के लिए सभी का स्वागत करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए शुरुआत करते हैं आज डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए जी, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी का स्वागत है। नमस्ते 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 जी, नमस्ते। बहुत बढ़िया दिन है ना। धूपकाले की शुरुआत हो चुकी है। धूपकाले की शुरुआत हो चुकी है, बराबर है जी। हाँ बिल्कुल, सभी ने सही उत्तर दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा जी? सभी ने सही उत्तर किया है। इसका आंसर रहेगा आपका H2SO4, जिसे बोलेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसे ही हम इंडस्ट्रियल एसिड के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? इंडस्ट्रियल एसिड के नाम से भी जानते हैं। माने कि इंडस्ट्री में और जितने भी उद्योग है उनमें सबसे ज्यादा उपयोग में लाने वाला कोई अगर एसिड, कोई अम्ल होगा तो वो है आपका H2SO4, माने कि सल्फ्यूरिक एसिड। कोई मुझे बता सकता है ये अमोनिया कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये NaOH कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पर बनता है और उसका उपयोग क्या होता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताना चाहूंगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता है। हमारा पेट कौन सा एसिड बनाता है? अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप आंसर क्या करोगे जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसी तरह से अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं, अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है, आप सभी को पता है। अगर मैं अमोनिया की बात कर रहा हूं तो ये अमोनिया, बहुत बढ़िया जी, अमोनिया नहीं होता है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्योंकि हमने पढ़े हैं कि अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करूंगा तो इससे बनने वाले जो ऑक्साइड्स रहेंगे, ठीक है, वो कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? विंडो क्लीनर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माने कि जो दरवाजे खिड़कियां होती है ना, उनको साफ करने के लिए इस्तेमाल करने वाला जो लिक्विड होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसी तरह से ये अमोनिया एक और चीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट करके इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है जी? जो पदार्थ है उनको लंबे समय तक टिकाने के लिए हम फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती है जहां पर बड़े बड़े, और आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री जहां पर आइस बनाया जाता है, बर्फ बनाया जाता है भाई साहब, जिसकी आप धूपकाले में गोले खाओगे। अभी कितने लोगों को गोला पसंद है जी? बर्फ का गोला, लाल, काला जामुन, उसी तरह से पीला, ऑरेंज, इस तरह से डुबो डुबो कर खाते हो भाई साहब। वो जो आइस बनता है ना बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, वहां पे एज ए कूलेंट किसका इस्तेमाल किया जाता है? रेफ्रिजरेंट करके अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। और अमोनिया के साथ साथ वहां पे आपका ब्राइन सोल्यूशन, माने कि NaCl प्लस H2O, ये जो सोल्यूशन होता है इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये रहा आपकी बैटरी। और बैटरी में हम कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? इसमें जनरली लीड का इस्तेमाल किया जाता है एज ए जी हाँ बिल्कुल, वहां पे जो रॉड्स होते हैं वो लीड के इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसी तरह से एक क्वेश्चन में आपको पूछता हूं, अक्सर आपने देखा होगा जो बैटरीज होती है उसमें पानी डाला जाता है। कितने लोगों को पता है कि बैटरीज में पानी डाला जाता है? मैक्सिमम सभी लोगों को पता है। गाड़ी की बैटरी रहे या कोई भी बैटरी, ड्राई सेल बैटरी अगर छोड़ दे, जनरली जो आपको लिक्विड बैटरीज होती है जो रिचार्जेबल होती है उनको जनरली पानी डाला जाता है। वो पानी क्यों डाला जाता है, कोई बता सकता है क्या? क्यों डाला जा सकता है? कोई बता सकता है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैटरी का यहाँ पे जो आपको नक्शा नजर आ रहा है, ठीक है, हमने पढ़े हैं भाई साहब, हमने क्या पढ़े हैं कि जब कभी भी आप किसी भी एसिड में जब तक पानी नहीं डालोगे उसके आयंस नहीं बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कौन से तौर पर किया जाता है? एज ए इलेक्ट्रोलाइट करके इस्तेमाल किया जा रहा है। किसका? इलेक्ट्रोलाइट करके इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। माने कि पानी का मैं इलेक्ट्रोलाइट करके इस्तेमाल कर रहा हूं जहां पर एसिड के आयंस बनने वाले। इसी का मतलब क्या होता है? जिसमें यहाँ पे जब करंट दौड़ता है
तो भाई साहब पानी भी उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, माने कि वो H2 और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, वो ये गैस बनकर जो है भाई साहब उड़ जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ समय बाद या कुछ महीनों के बाद बैटरी में हमें पानी डालना पड़ता है, क्योंकि वहां से जब करंट दौड़ेगा, यहाँ पे जब करंट दौड़ेगा तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और वो H2 और ऑक्सीजन के रूप में उड़ जाता है, और इसी तरह से पानी की मात्रा कम होती है, और उसी पानी को बनाए रखने के लिए हमें बार बार उसमें डिस्टिल वाटर डालना पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। अंकिता जी बोल रहे कि सर मैं पानी डालती हो, हाँ जी डालना पड़ता है जी, बिल्कुल डालना पड़ता। रईस जी बोले कि सर मैं पाकिस्तान से हूं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, पाकिस्तान में भी बीपीएससी हो रहा है। चलो इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक अत्यधिक अम्ल है, माने कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। एकदम इजी क्वेश्चन है जी। इसके ऊपर अगर ये 3 एसिड की बात कर रहा हूं तो ये क्या रहेगा? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ये आप सभी को पता है। मैं अगर बात करता हूं कार्बोनिक एसिड, इसका कोई उदाहरण बता दो जहां पे आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड, इसे ही ये कहां पर मिलता है, इसका भी एक मुझे उदाहरण चाहिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखेंगे, इसके बारे में हमने पढ़े हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो आप जरूर लिखोगे। तो कार्बोनिक एसिड कहां पर पाया जाता है? जो आपका एसिड रेन होता है, जो एसिड रेन माने कि जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, उस अम्लीय वर्षा में भागीदार एक कौन होता है? आपका कार्बोनिक एसिड होता है। और ये कार्बोनिक एसिड कौन से गैस की वजह से बनता है? ये बनता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और उसी तरह से यही कार्बोनिक एसिड आपको किस में मिलेंगे? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब आपको समझ में आ गया ना भाई साहब? हार्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहे हो, मैं ठर्रे की बात नहीं कर रहा हूं। जो पेप्सी मतलब कोका कोला और बाकी जो जो आपके क्या बोलेंगे उसमें, और ऋतिक रोशन की वो ऐड आती है ना, उसका नाम क्या है जी, किसी को पता? याद नहीं आ रहा मुझे। स्प्राइट। ये जो चीजें आप पीते हो ना भाई साहब, वहां पे भी आपका कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। और उसी तरह से मैं अगर एसिडिक एसिड की बात करूंगा, ये एसिडिक एसिड कहां पर पाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। बहुत सारी चीजें यहां पर रिवाइज होने वाली है, सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा माउंटेन ड्यू है वो, ओके, हाँ जी बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। चलो एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? बहुत बढ़िया जी, ये पाया जाता है विनेगर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विनेगर में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से एक और बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, जब यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक की बात निकल ही गई है तो एक बात मुझे बताइए, ये सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं और अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको लंबे समय तक टिकाने के लिए उसमें एक पदार्थ डाला जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोडियम बेंजोइड। उसका नाम क्या जी? सोडियम बेंजोइड जो है भाई साहब, ये इसके अंदर डाला जाता है, और इससे क्या होता है जी? जो भी पदार्थ है उसे हम लंबे समय तक टिका सकते हैं। बराबर है? चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है और आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसका आंसर कर देंगे। दिया गया है और इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कमजोर है? कमजोर का मतलब वीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ अब बताओ मुझे बी और सी में से क्या रहेगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या परक्लोरिक एसिड? और यहां पे मुझे पता था मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन डाल दिया। तो याद रखेगा, इसके फार्मूला से आप इसके बारे में बता सकते हो। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये जो है भाई साहब सबसे वीक एसिड है, ये भी वीक ही एसिड है, ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, पर इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा कमजोर है, ये ज्यादा कमजोर है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकलौता मेरा ही सही था जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो इसका आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल शीतल पेय में प्रयोग किया जाता है? फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मोर देन वन ऑफ अबव, या भाई साहब नन ऑफ अबव? अरे एक बात मुझे बताओ,
जो लोग सल्फ्यूरिक एसिड बता रहे हैं, हम भाई साहब बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए आपने सॉफ्ट ड्रिंक में सल्फ्यूरिक एसिड का भाई साहब डाल दिए ना, जैसे पियोगे ना, यहां से लेकर अपने पेट तक जितने भी आपकी अतड़ियां आएंगी ना भाई साहब, सब जल जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। कैसे बोल रहे हो? हाँ ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर क्या रहेगा। मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन डाला है क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग किसके बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो भाई साहब कार्बोनिक एसिड के बारे में। किसके बारे में? कार्बोनिक एसिड के बारे में सोच रहे हो। तो एक बात मुझे बताओ, ये कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनता है, आप सभी को पता है। ये कार्बोनिक एसिड जो है ये सिर्फ एक फीलिंग के लिए वहां पे डाला जाता है। जो जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हो ना, तो इस तरह से जो बाहर आता है ना भाई साहब, बुलबुले बुलबुले, वो उस इफेक्ट के लिए बस कार्बोनिक एसिड डाला जाता है। पर अगर आपने एक चेक किया होगा कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, लगभग उनकी सभी की टेस्ट जो है समान होती है, लगभग समान होती है। और ये किसके वजह से होती है? ये होती है आपकी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। किसके वजह से? फॉस्फोरिक एसिड जो है भाई साहब उसमें डाला जाता है। और एक बात आपको ध्यान भी रखना है कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा इस एसिड की होती है। और ये किसके लिए डाला जाता है? टेस्ट के लिए डाला जाता है। किसके लिए? टेस्ट के लिए डाला जाता है। उसका जो स्वाद है उस स्वाद के लिए इसे डाला जाता है। अभी सभी को ध्यान में रहेगा। और आपको जो बता भी देता हूं, ठीक है, चलो ये भी आंसर बता देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका भी आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव शरीर में नहीं पाया जाता है? चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और इसी तरह से हमें आगे बढ़ने रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी बोला गया। लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में बनता है। कितने लोगों को पता है? सभी को पता है जी, बिल्कुल। टेस्ट का एनालिसिस कैसे देखे? देखिए जी, टेस्ट के पहले मैंने एक मैराथन ली थी। उस मैराथन में मैंने सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो करवा दिए थे। अगर आप टेस्ट के जो भी आंसर चेक करना चाहते हैं, आप उसी मैराथन को एक बार देख लीजिए, आपके सभी क्वेश्चन जो है उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर रहेगा आपका पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड ये हमारे शरीर में नहीं मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता है, आप सभी ने पहले ही बता दिया। एक बात मुझे बताइए, ये लैक्टिक एसिड कहां पर बनता है? ये लैक्टिक एसिड कहां पर बनता है और कब बनता है? इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलो थोड़ा सा चलते हैं हमारी मानव की दुनिया में। आपको पता है, आप सभी को पता है कि मान लीजिए ये है हमारे बंटी जी, है ना, ये हमारे बंटी जी, और इन्होंने जो है भाई साहब अपनी रेस में हिस्सा लिया और ये भाई साहब बड़े एक फराटे से दौड़े हैं। ये हमारे बंटी जी है और ये बड़े फराटे से दौड़ने में बड़े माहिर है। पर होता यूं है कि भाई साहब 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनके पैरों में ऐंठन आ जाती है। क्या आ जाती है? पैरों में ऐंठन आ जाती है। ये ऐंठन किसके वजह से आता है? पैर हमारे दर्द, मांसपेशियां हमारी दर्द इसलिए देती है क्योंकि अगर मान लीजिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उस टाइम पे ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो हमारी जो मांसपेशियां होती है, इनमें कौन से प्रकार का शोषण होता है जी? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसमें कौन से प्रकार का शोषण होता है? इसमें होता है आपका अवायवीय शोषण। कौन सा होता है? अवायवीय, जिसे बोलेंगे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के वजह से ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता नहीं है, उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। और उसी के वजह से ये जो ग्लूकोज होता है ये लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और इसी के वजह से, इसी लैक्टिक एसिड के वजह से क्या होता है जी? हमारे पैरों में ऐंठन आ जाती है और वो हमें दर्द देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे जी? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक की मैंने बात की थी, अब ये पूरे चार्ट में आपको सॉफ्ट ड्रिंक में क्या क्या होता है मैं एक एक करके बताने वाला हूं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर सबसे पहले पूछा जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो कौन कौन से एसिड पाए जाएंगे? देखो थोड़ा सा जूम इसे करता हूं, सभी लोग जो है एक एक करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ऐसी आशा करता हूं। अगर सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड पाया जाता है पूछा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा सबसे पहला कार्बोनिक एसिड। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे
कौन कौन सा एसिड? सबसे पहला कार्बोनिक एसिड, दूसरा है आपका साइट्रिक एसिड और तीसरा है आपका फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीन प्रकार के एसिड जो होते हैं आपके सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है, और उसमें भी सर्वाधिक या मैक्सिमम कौन सा एसिड पाया जाता है? वो होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, और ये फॉस्फोरिक एसिड टेस्ट के लिए डाला जाता है, बराबर है। उसके बाद बात आती है कि इसी सॉफ्ट ड्रिंक में कौन कौन से प्रकार के शुगर होते हैं, क्योंकि आपने शायद पढ़ा भी होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बराबर है। अगर कोई डाइटिंग पे है या किसी शुगर या किसी को डायबिटीज हुआ है तो उसने गलती से भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, माने कि बहुलक शर्करा जिसे बोलते हैं वो शर्करा होती है जो कि फ्रुक्टोज से बनी होती है, कॉर्न सिरप से बनी होती है। और हमने पढ़े हैं कि ये फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी शक्कर है, सबसे मीठी शक्कर होती है, ये हमने पढ़े, सभी को पता है कि नहीं। और इसमें ही पाया जाता है सैकरिन, और एस्पार्टेम नाम का जो शुगर होता है वो भी इसमें पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और बातें करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से उसकी टेस्ट और सुधारने के लिए इसमें बाकी भी जो है भाई साहब डाला जाता है, जैसे कि सिंथेटिक कलर डाला जाता है, काला कलर होता है, हरा कलर होता है, कोई ऑरेंज कलर का होता है, कोई पीला होता है, कलर डाला जाता है। और उसी तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें प्रिजर्वेटिव कौन कौन से डाले जाते हैं। तो हमने अक्सर पढ़ा है सोडियम बेंजोएट के बारे में, किसके बारे में पढ़ा है? सोडियम बेंजोएट के बारे में। पर इसके अलावा भी बाकी के भी कुछ जो है प्रिजर्वेटिव, उसके बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी डाला जाते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। ये आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक में आपको क्लियर करने वाला हो, कि अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, तो हमेशा सोडियम बेंजोएट ही नहीं होता है। आप सल्फर डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप सल्फेट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सॉर्बिक एसिड, ये चार प्रकार के जो आपके प्रिजर्वेटिव है ये सॉफ्ट ड्रिंक में पाए जाते हैं। तो आगे जाकर जब कभी भी मैं आपको पूछूं कि सॉफ्ट ड्रिंक में उसे लंबे समय तक टिकाने के लिए कौन से प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, तो आप आंसर क्या क्या करोगे? आप करोगे सबसे पहले सोडियम बेंजोएट, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फाइड्स, और उसके बाद सॉर्बिक एसिड। सभी को समझ में आ गया है? सभी लोग इसका एक बार जो है मैंने बढ़ाया है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कहीं तो भी नोट करके रख देंगे, ठीक है? चलो इंपॉर्टेंट है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर, ये हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सुधांशु जी बोल रहे कि सर कितने लोग सिगरेट के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं? भाई साहब कोई नहीं, पियो और मरो जल्दी से, और क्या है ना। पता है कि आदमी मर जाता है फिर भी पीते हैं भाई साहब, समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। लंग कैंसर हो जाता है सिगरेट पीने से, बराबर है। चलिए इसका आंसर करेंगे। इंडस्ट्रीज लाइक रबर, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोकेमिकल रिलीज द हार्मफुल गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसेस है या किसके ऑक्साइड ऐसे पूछा गया है? एकदम इजी है जी। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो यहां से आपका आंसर आना चाहिए, बताओ। चलो सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर कर दिया। नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके वजह से आपका एसिड रेन होता है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देंगे कि कौन से एसिड होते हैं एसिड रेन में। एसिड रेन में पीएच मान आप सभी को पता है, पीएच मान जो लगभग 4.6 के आसपास होता है, या अगर 5.6 के नीचे भी अगर उसका पीएच हो जाता है तो उसे हम एसिड रेन बोलेंगे। और उसी तरह से एसिड रेन में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं? ये होता है आपका सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होता है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा होता है आपका नाइट्रिक एसिड। कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड। और तीसरा होता है आपका कार्बोनिक एसिड। कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड। ये तीन प्रकार के अम्ल के वजह से जो है हमारे यहाँ पे एसिड रेन होती है। और इसी एसिड रेन को एक और नाम से जाना जाता है, कोई बता सकता है क्या? इसी एसिड रेन को कैंसर ऑफ मार्बल बोला जाता है, कैंसर ऑफ मार्बल बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। जब प्रकाश
वायु से पानी में जा रहा है, ठीक है, तो माने कि एयर से वो जा रहा है किसमें, पानी में जा रहा है, ठीक है, पानी में जा रहा है, तो वहां पे उसकी कौन कौन से गुण, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ऐसे पूछा गया है। चलो तो एक एक करके सभी लोग चेक करेंगे ऑप्शंस को और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। चलो इसका आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया जी। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करते रहेंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है, फास्ट। और भी आगे और भी जबरदस्त क्वेश्चन हमें पढ़ते जाना है, ठीक है, तो इसके लिए सभी लोग लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ऐसे बोला गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़े कि हवा जो है भाई साहब ये विरल माध्यम है, कैसा है, विरल है, और पानी कैसा है जी, उसके कंपैरिजन में ये सघन माध्यम में, माने कि डेंसर मीडियम में। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती है क्या जी, नहीं, ये कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो ये तो आपका गलत रहेगा ना, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि जब कभी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है प्रकाश की जो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वो बदलती नहीं है, तो उसका आंसर रहेगा आपकी फ्रीक्वेंसी, माने की आवृत्ति, ये उसकी कांस्टेंट होती है। कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, समान होती है, बराबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बोथ इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये भी आपका गलत है। वेवलेंथ ठीक है आपका भाई साहब कम हो जाएगा, पर फ्रीक्वेंसी तो नहीं। बोथ इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही रहेगा। और सभी लोगों ने जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है जी, इसका आंसर क्या रहेगा जी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। और एक बात मुझे बताइए, जब हवा से पानी में प्रकाश जाएगा तो वहां पे एक फिनोमिना होता है, प्रकाश का कौन सा फिनोमिना आपको यहां पर नजर आएगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जब प्रकाश हवा से पानी में जाएगा तो हमने पढ़े हैं कि जब कभी भी डेंसिटी बदलती है तो प्रकाश सीधा ना जाकर वो अपने मार्ग से भटक जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन माने कि अपवर्तन बोलते हैं, बराबर है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और यही आपके अपवर्तन के बारे में हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए ग्लास में पानी भरा है और उसमें मैंने भाई साहब ये एक पेंसिल डाल दी और जहां पर पानी की सतह है वहां पर ये पेंसिल मुझे टूटी हुई नजर आ रही है, ये किसके वजह से, किसके वजह से ये होता है भाई साहब, किसके वजह से ये होता है, आपके अपवर्तन रिफ्रैक्शन के वजह से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है गया, क्लियर है, ये समझ में आ गया। और उसी तरह से कुछ उदाहरण बता सकते हो, कोई उदाहरण बता सकते हो, जैसे कि पहला उदाहरण, सूरज का उगना, सूरज का 2 मिनट पहले उगना, 2 मिनट पहले उगना और उसी तरह से 2 मिनट बाद भी दिखते रहना, ये भी आपकी रिफ्रैक्शन का एक उदाहरण है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए इसी पानी में मैंने नींबू डाल दिया तो वो सामान्य आकार से आपको बड़ा नजर आता है, वो भी किसके वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से। और उसी तरह से आप जब रात को आप चांदनियां देखते हो भाई साहब, नीले नीले अंबर में, है ना, चांदियों के साथ जो है बंटी जो है बबली के सपने दिखता है ना भाई साहब, वहां पे जो चांद जो होता है भाई साहब, उसके बाजू में जो चांदनी होती है, जो अक्सर ऐसे 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 करते रहते हैं ना, वो भी किसके वजह से, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से। ये सभी रिफ्रैक्शन को जो हमारे वातावरण में हो रही है उसे बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, माने कि वातावरणीय अपवर्तन बोला जाता है, बराबर है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा देखते, चलो सब लोग इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी, बताइए जी फास्ट। नीले नीले अंबर पर जब चांद आए, जी बिल्कुल, प्यार बरसाए हमको तरसाए, गाना तो सुने होगे भाई साहब, करवा चौथ के दिन होता है, ओके जी। चलो हमको तड़पाए, ओके भाई, गाने तो बड़े खास गा लेते हो भाई, गाने तो बड़े खास गा लेते हो, मान गए। चलो इसका आंसर,
जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ेगा क्या, नहीं। उसका स्पीड डिक्रीज होगा जी, बिल्कुल कम होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा जी, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। और एक बात मुझे बताओ, अगर मान लीजिए हवा से प्रकाश ग्लास में जा रहा है, मान लीजिए ये ग्लास है ना, ये ग्लास का कोई स्लैब है, और यहाँ पे जब प्रकाश जा रहा है तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रकाश जब एक क्या बोलेंगे विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में, मानी कि कम डेंसिटी वाले मीडियम से हायर डेंसिटी वाले मीडियम में प्रवेश करता है, तो वो किसकी तरफ झुकता है। चलिए जी, मैंने तो डायग्राम भी निकाल के दे दिया यहाँ पे। चलो बताओ ये किसकी तरफ झुक रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम नॉर्मल। तो माने कि ये कैसे झुकेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल झुकेगा। क्या झुकेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, माने कि जो मध्य का होता है भाई साहब उसकी तरफ झुक जाता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, चलिए जल्दी से जी। बिल्कुल, अभिलंब जिसे बोलेंगे उसी की तरफ ये झुक जाता है, तो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। यहां पे पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन को कौन सा नियम नियंत्रित करता है। अपवर्तन माने कि रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन किसके ऊपर काम करता है, ये काम करता है आपके स्नेल्स लॉ के ऊपर काम करता है। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हो रहा है इसमें कौन सा लॉ पढ़ा जाता है, सभी लोग उसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट माने कि जो परावर्तन कोण होता है वो सही होता है किसके बराबर, किसके बराबर होता है जी, जी हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के समान होता है। ये हमें याद रखना है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे जो एन आपको नजर आ रहा है इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, अपवर्तनांक सूचकांक बोला जाता है, अपवर्तनांक सूचकांक बोला जाता है। कोई भी अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है ये बताता है कि किसी भी माध्यम में, कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश की गति क्या है, ये बताने वाला एक जो आपका टर्म है भाई साहब, वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बराबर है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए यहां से प्रकाश जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, माने कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया है, माने कि इसे बोलेंगे हम अपवर्तनांक, क्या बोलेंगे उसको, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं तो भाई साहब ये इक्वल हो जाएगा दोनों के जो अपवर्तनांक है भाई साहब, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इन दोनों का रेशियो या उसी के माध्यम में जो उनकी गति होती है उसका रेशियो। यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये कैसे होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो ये होता है आपका पहले माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसके ही इसमें जो कोण है उसके साथ साइन का एंगल, बराबर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे माध्यम में, जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके साथ बनने वाला साइन वाला एंगल, ये दोनों समान होते हैं। ये कैसे होते हैं, दोनों समान होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो व्युत्क्रमानुपात में होता है वेलोसिटी के साथ, ये बात भी आपकी ध्यान में रखनी है। और यही टर्म डिफाइन करते हैं किसी भी माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां पे। इसी का मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक अगर बढ़ता है तो ऑब्वियस है उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उदाहरण देता हूं, जैसे कि हवा की अगर मैं बात करता हूं, हवा की बात करता हूं तो इसका जो अपवर्तनांक सूचकांक होता है वो लगभग हम एक पकड़ते हैं। कितना पकड़ते हैं, एक पकड़ते हैं। पर वही अगर मैं ग्लास की बात कर रहा हूं तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1.5 होता है। क्या होता है, 1.5। अब आप ही मुझे बताओ कि जो प्रकाश की गति होती है वो हवा में ज्यादा होती है कि ग्लास में ज्यादा होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चलिए बताइए जी।
सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो वहां पे अगर हवा की 1 है और वही ग्लास की अगर 1.5 है तो किसमें गति उसकी ज्यादा रहती है? वो रहती है हवा में। इसका मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर कम है तो वहां पे गति भी कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? यही आपका स्नेल लॉ है, यही आपका स्नेल्स लॉ है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस सभी को पता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ पूछा गया कि वो कैसा होता है हमेशा। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। आज नहीं फंसे हो आप लोग, कल मैंने आपको फंसा दिया था, आज नहीं फंसे हो। बहुत बढ़िया जी। कल सभी लोग फंस गए थे आंसर देखकर, है ना, सभी ने आंसर अपना चेंज कर दिया। पर मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे आंसर तो लगा दिया पर शायद किसी ने भी जो है इसका आंसर भी नहीं बताया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आप सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है। माने कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ चुका है कि सर जो है हमें घुमाने की तैयारी में है। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। बहुत बढ़िया। आप सभी के लिए मेरी ओर से तालियां, मेरी ओर से तालियां। बहुत बढ़िया आंसर किया आप सभी ने। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बता देंगे कि ये निगेटिव किसका होता है? निगेटिव किसका होता है? चलो ये भी आंसर कर देंगे जी सभी लोग, ये इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करता हूं तो कौन से लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है? तो वो कौन सा रहेगा आपका? वो रहेगा आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा रहेगा? कॉनकेव लेंस रहेगा, जिसे हम अवतल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। और उसी तरह से मैं अगर आपको पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग जो है सही उत्तर कर पाते हैं। एक बार रिवीजन भी हो जाएंगी आपकी। अगर मैं आपको पूछता हूं ये कौन सा मिरर है जी, ये कौन सा मिरर है? ये है आपका कॉनकेव, ये है आपका अवतल दर्पण है। मैं अवतल दर्पण की अगर मैं बात करता हूं तो इसका फोकल लेंथ कैसे रहेगा? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से, चलो बताओ। मैं अगर अवतल दर्पण की बात करता हूं, कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करता तो उसका फोकल लेंथ कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? यहां से प्रकाश यहां पे टकराएगा, टकराकर भाई साहब इसी साइड पर आ जाएगा। इसका मतलब ये कैसे रहेगा जी? ये हमेशा निगेटिव रहेगा। कैसे रहेगा? निगेटिव रहेगा। वही अगर मैं बात करता हूं आपके किसकी? अवतल हो गया उत्तल दर्पण की। मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण की, माने की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्वेक्स मिरर आप सभी को पता है ये कुछ इस तरह से रहेगा, बराबर है। इसके ऊपर जो है प्रकाश, अरे उल्टा हो गया, है ना। इसके ऊपर प्रकाश जो है भाई साहब कैसे गिरेगा? इस साइड ऐसे गिरेगा और एक ऐसे डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्ज। और इसका फोकल लेंथ हमें यहां कहीं तो भी मिलता है, माने कि ये कैसे रहेगा जी? ये रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और वही अगर मैं आपको पूछूं कि समतल दर्पण, चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में समतल दर्पण के लिए फोकल लेंथ कितना होता है? सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। अगर मैं आपको पूछता हूं कि समतल दर्पण में उसका फोकल लेंथ कितना होता है तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए भाई साहब? वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। कैसे होता है? अनंत होता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई साहब, बार बार लाइक को बोलना पड़ता है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो भाई साहब जल्दी से एक साथ सभी लोग लाइक भी कर देंगे। चलिए एक साथ सभी लोग लाइक भी कर देंगे। बहुत बढ़िया जी। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए
कौन सा लेंस लिए जी हमने? वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर हमने पानी को डाल दिए है, यहां पर हमने पूरा पानी है, यहां पर क्या है आपका पानी है, बराबर है। जब पानी नहीं था, जब पानी नहीं था तो आप देखोगे कि जो प्रकाश की किरण है भाई साहब यहां से ऐसे गुजरेगी, यहां से टकराएगी और यही कहीं पे तो भी उनका फोकल लेंथ मिल जाएगा। पर हमने ये पढ़े हैं कि जब कभी भी कोई भी प्रकाश, है ना, कांच से अगर पानी में जा रही है तो भाई साहब वो डाइवर्जिंग इफेक्ट जो है वहां पे नजर आता है। डाइवर्जिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? वहां पे प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे से दूर चली जाती है, बराबर है। तो ऑब्वियस है यहां पर जब पानी डाल देंगे भाई साहब तो पानी डालने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे प्रकाश की किरणें आएगी जरूर, पर यहां पे टकराने के बाद वो सीधा इस तरह से आगे जाकर कहीं तो भी मिलेगी, माने कि इसका फोकल लेंथ क्या हुआ, पहले के मुकाबले ये f2 जो है कैसे रहेगा, बड़ा रहेगा। और इसीलिए जब कभी भी कोई पानी या हवा के माध्यम से, हवा से अगर कोई भी डेंसर मीडियम आप वहां पे डाल दोगे, सघन माध्यम वहां पे डाल दोगे, तो ऑब्वियस है आपका यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये क्लियर है? क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, और भी सेशन बाकी है, और भी सेशन बाकी है। अभी तक हमने भाई साहब शुरुआत ही की है अभी, है ना। हमारा रैपिड फायर सेशन भी बाकी, आपको याद रखना है। चलो इसका आंसर कर देंगे। विच फिनोमिना कॉजेस अ पेंसिल टू अपीयर बेंट व्हेन द पार्शियली इमर्स? एकदम सिंपल आंसर है, क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन। क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन। चलो इसका भी आंसर कर देंगे, पर उसके पहले जो है आप सभी को बता दूं कि 60% का महा ऑफर शुरू है, जहां पर आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़कर अपना शिक्षक बनने का सपना जो है पूरा कर सकते हो। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, डीडीपीएसबी, उसके साथ केवीएस या भाई साहब एनवीएस, कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी कोर्सेज के ऊपर आप 60% का ऑफर मिल रहा है। और उसी तरह से जो एक कोर्स है जहां पर 10,000 प्लस पीवाईक्यू आपको मिलने वाले हैं, इस पीवाईक्यू की वैल्यू जिसकी लगभग 1490 है, ये प्राइस आपको अगर ये खरीदते हो तो आपको केवल केवल बहुत ही कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, माने कि कौड़ी के भाल मिल जाएगा, ठीक है। और इसीलिए जो है आप जल्दी से ले लो और तैयारी शुरू कर दो। जिन्होंने नहीं लिया है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करने वाले मुझे पता है। चलो बताओ, फिर से आपको सावधान कर देता हूं। सोमनाथ मंडल जी बोले कि सर 200% चाहिए। हाँ ठीक है, आप ही आके यहाँ पे पढ़ा लो भाई साहब, 200% चाहिए है, बताओ। देखिए मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बोला है ना, पार्टियों में या अभी जो है जितने भी आप त्योहार होते हो भाई साहब, वहां पे आप हजारों रुपया खर्च कर लेते हो, है ना। पर यहाँ पे 1000 रुपए या 2000 रुपए का कोर्स लेने के लिए आपको दिक्कत होती है। बात यह है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसका महत्व क्या है। ये कोर्स, ये पेड वाले में जो हम पढ़ाते, जो प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करते, इससे आपकी पूरी तकदीर बदल जाएगी। आने वाले आपका जो पूरा समय है वो बदल जाएगा। अगर आप उस समय की वैल्यू अगर इससे कंपेयर करोगे, जहां पे आप हजारों रुपया, लाखों रुपया महीना कमाओगे, और यहाँ पे 1000 रुपया खर्च करने को, वहां पे भी 60% ऑफर देने के बाद आप बोलते हो कि सर 200% ऑफर चाहिए। क्या लगता है आपको, कितनी बात सही है? क्या आपको ऐसे लगता है क्या कि आपको पढ़ाने वाला शिक्षक जो है हमेशा गरीब रहना चाहिए? उसने हमेशा भाई साहब ताने खाने चाहिए कि भाई साहब तू पैसा नहीं कमाता, बाकी चीजें करते? आपके लिए डेडिकेशन देखे, हर टीचर रात रात भर जाकर आपके लिए पीपीटी बनाता है, पेड क्लास में फ्री में पढ़ाता है, सॉरी वाईटी पे फ्री में पढ़ा रहा है, पेड में इतने मेहनत से पढ़ा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि उसके मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए? लगता है ना, क्योंकि आप शिक्षक जब बन जाओगे तो क्या आप फ्री में पढ़ाने वाले हो? चलो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर जो आप शिक्षक बनने के लिए हो, क्या आप फ्री में पढ़ाने वाले हो? जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, क्या आप ऐसा करोगे जितना भी पेमेंट मिलता है भाई साहब सब गरीबों में दान कर दोगे? ऐसा होगा क्या? यहाँ पे 99% लोग जो पढ़ रहे हैं सिर्फ पेमेंट के लिए और सिर्फ एक इकोनॉमिक कंडीशन अपनी सेटल करने के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया है? जी हाँ। तो जिसे मेहनत की कदर है भाई साहब वो कभी नहीं बोलेगा ऐसा, ठीक है। जिसको मेहनत की कदर नहीं होती है ना, बस उसी के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा होगा, पर यही हकीकत है, यही हकीकत है, ठीक है। चलो
इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल्स। तो हमें ए को पहचानना है, बी को पहचानना है और सी को पहचानना है। तो यहां पे बोला गया है कि एक जनन ग्रंथि जिसमें एक या अधिक बीजांड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। बराबर है। तो ऑब्वियस है यहां पे किसी और ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। बस पहले ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया है। पहले ही ऑप्शन में यहां पे आंसर मिल गया है। तो जो अधिक से अधिक बीजांड होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं जी? वो पाए जाते हैं ओवरी में। तो ऑब्वियस आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जो पुष्प का नर जननांग होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो स्टेमिन होता है जी, बिल्कुल सही बात बोले। और जो फीमेल जननांग होता है जिसे हम मादा जननांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं वो स्त्री केसर होता है, पिस्टल होता है। वही ऑप्शन बराबर है। बराबर है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखो यहां पे अगर पूछा जाता है कि स्टेमेन माने कि पुंकेसर जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं उसमें किन किन का समावेश होता है, तो याद रखेगा पहला होता है आपका एंथर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर मैं पुंकेसर या स्टेमेन की बात कर रहा हूं जो एक प्रकार का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे प्लांट का, इसमें किसका किसका समावेश होता है? एक होता है आपका एंथर जिसे हम परागकोश बोलते हैं और दूसरा होता है आपका फिलामेंट जिसे हम पुतंतु बोलते हैं। और वही अगर मैं स्त्री केसर की बात करूं या पिस्टल की बात करूं तो पिस्टल में किन किन चीजों का जो है समावेश होता है, तो वो होता है आपका सबसे पहले होता है स्टिग्मा। ये रहा आपका चिपचिपा सा पार्ट जिसे बोलेंगे हम स्टिग्मा। दूसरा होता है आपका स्टाइल, ये डंडी जो आपको खड़ी नजर आ रही है इसे स्टाइल बोलेंगे। और ये तीसरा ये रहा आपका बीजांड जिसे हम ओवरी बोलेंगे। तो ये तीन पार्ट जो है आपके स्त्री केसर माने कि पिस्टल जिसे हम फीमेल जो है पार्ट बोलते हैं उससे बिलोंग करता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चन में आपको पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग जो इसका आंसर कर पाते हैं। मैं अगर आपको बोलता हूं कि फल किससे बनता है, फल कौन से पार्ट से बनता है, किससे बनता है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं अगर आपको पूछूं कि बीज किससे बनते हैं, बीज किससे बनते हैं, इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? अगर मैंने आपको पूछा कि भाई साहब ये फल किससे बनता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ओवरी, माने कि जो अंडाशय होता है उससे आपका क्या बनेगा? फल बनेगा। और वही अगर मैं बीज की बात करता हूं तो बीज किससे बनता है? ये बनता है आपका ओव्यूल का। किससे बनता है? ओव्यूल से। और कब बनता है? जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो। क्या हो? फर्टिलाइजेशन माने कि क्या होगा? जब निषेचन होगा, जब निषेचन होगा तभी जाकर बीज बनते हैं। पर अगर मान लीजिए उसमें निषेचन नहीं हो रहा है या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसमें बीज नहीं बनेंगे, आपको ध्यान में रखना है। और एक बात इसमें पूछता हूं कि ऐसे फल जिसमें बीज नहीं पाए जाते उन फलों को क्या बोला जाता है? चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। आपने देखा होगा अक्सर कि आजकल जो आप जो अंगूर खाते हो, बस अब जो ग्रेप्स खाते हो उसमें बीज नहीं होती है ना? होती है क्या? नहीं होती है। आजकल आप जो बनाना माने कि जो केला खाते हो उसमें भी आपको बीज नजर नहीं आएगी। कुछ अभी धूपकड़ा शुरू हो गया, कुछ ही दिनों में जो भाई साहब आपको जो है वो बड़ा बड़ा लाल लाल जो फल होता है भाई साहब वो भी दिखाई देगा। ठीक है, और उसमें भी आपको बीज कुछ दिनों बाद दिखना बंद हो जाएगी। माने कि ऐसे फल जिनमें बीज नहीं पाए जाते उनको पार्थिनोकार्पी फूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्थिनोकार्पिक फूड बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? और एप्पल में भी जी बिल्कुल फॉल्स फूड बोला जाता है उसे। बहुत बढ़िया। चलो तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो एक बात मुझे बताएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। पौधों के अंदर दोनों प्रकार के जो है रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, चलो इसका पहले आंसर कर दो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं होती है? अलैंगिक जनन नहीं होता है, अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, कौन सा रहेगा जी? विधि नहीं है बोला गया है। बहुत बढ़िया। पॉलिनेशन ये कोई विधि नहीं होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, पॉलिनेशन के वजह से नहीं होता, ये कोई विधि नहीं है, कोई ये मार्ग नहीं है जिससे वो असेक्सुअल मान के अलैंगिक प्रजनन करे। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, ठीक है,
पौधों के अंदर जो है प्रजनन दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब होता है जिसे हम लैंगिक प्रजनन बोलते हैं और दूसरा होता है आपका अलैंगिक प्रजनन होता है, बराबर है। मैं अगर लैंगिक प्रजनन की बात करता हूं तो मुझे बताएंगे कि पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो कारक उसका ऑर्गन होता है, अंग कौन सा होता है, मुख्य अंग कौन सा होता है, चलो बताओ। आंसर करेंगे सभी लोग। मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है कि पौधों के अंदर लैंगिक प्रजनन जो होता है उसके लिए मुख्य तौर पर कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रहेगा आपका फ्लावर। फ्लावर माने कि फूल, ठीक है। पर वही अगर पूछा जाता है कि पौधों के अंदर जो असेक्सुअल माने कि अलैंगिक प्रजनन होता है वो किससे होता है जी? ये आपके रूट्स माने कि जड़ों से होता है, ये आपके स्टेम माने कि तने से होता है, ये पत्तों से होता है, ये सभी बातों से होता है। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और एक बात जो मैंने आपको बोला था कि जो बिना बीज का फल जो बनता है, बिना बीज का अगर फल बनता है तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि भाई साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बना है। देखते कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। जो बिना बीज का फल आप खाते हो या किसी ने देखा होगा या किसी ने ट्राई किया होगा एटलीस्ट जिंदगी में एक बार, ठीक है। एक बात मुझे बताइए, ये बिना बीज का फल जो एक पार्थिनोकार्पिक फूड जिसे बोला जाता है, फॉल्स फूड बोला जाता है, झूठा फल बोला जाता है, वो कौन से प्रकार के? जी हां, बहुत बढ़िया, ये एक्चुअली आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। किसका है? असेक्सुअल माने कि अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है। क्लियर है? और इसी तरह से थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विभिन्न प्रकार के जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो कौन कौन से? पहला होता है आपका वानस्पतिक प्रजनन, प्रोपागेशन, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन, ठीक है। दूसरा है आपका बडिंग माने कि कली से होता है। तीसरा होता है आपका फ्रैगमेंटेशन, जिसे हम विखंडन या खंडन के नाम से जानते हैं। और चौथा होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, जो बीजाणु जनन होता है, यह भी एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और पांचवा होता है आपका अपोमिक्सिस, जिसे हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो क्या होता है एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं, सभी लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए आपको बोला कि सर वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या है, वानस्पतिक प्रवर्धन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी पौधों के ऐसे पार्ट, किसी भी पौधों के ऐसे पार्ट सिर्फ फ्लावर को छोड़कर, तो कौन कौन आ गया? रूट्स मान की जड़ों से जो प्रजनन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। जो स्टेम माने कि तने से जो प्रोडक्शन होता है वो होता है आपका वेजिटेटिव माने कि वनस्पतिक प्रवर्धन होता है। और तीसरा है हमारे पत्तों से होने वाला जो रिप्रोडक्शन होता है, ये भी एक प्रकार का वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। और इसके उदाहरण बहुत सारे, अगर मैं रूट्स की बात करूंगा तो जो भाई साहब शकरकंद होता है ये रूट से पैदा होता है, ये आपको यहाँ पे शकरकंद नजर आ रहा है। स्टेम की अगर मैं बात करूंगा तो पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, अदरक हो गया, शुगर कैन हो गया, ये सभी के सभी पौधे जो है स्टेम माने कि तने से पैदा कर सकते हैं भाई साहब। और उसी तरह से अगर मैं पत्तियों की बात करता हूं तो एक पौधा बड़ा ही फेमस है, इसका नाम क्या, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है पत्थर चट्टा। इसे बोला जाता है पत्थर चट्टे का पौधा। और हमारे भारत में लगभग 50% लोग जो है उनके घर में आपको ये पत्थर चट्टे का पौधा मिल जाता है, जो एक जनरली जिसे ब्रायोफाइलम बोला जाता है। और ये ब्रायोफाइलम जो होता है भाई साहब पता है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है किडनी स्टोन के लिए। किसके लिए? किडनी स्टोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको याद रखना है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपको यहां पे समझ में आ गया है। अगर जड़ों से होता है, तनों से होता है या पत्तों से किसी भी पौधे का प्रजनन होता है या वो अपने जैसा कोई पौधा बना पाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलेंगे। आगे बढ़ते, सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका बडिंग माने कि कली द्वारा, जिसे हम मुकुलन भी बोलते हैं, बराबर है। ये किसमें होता है? जनरली ईस्ट जो होती है भाई साहब उनमें ये पाया जाता है।
जिनके ऊपर क्या आती है जी, एक बर्ड माने कि एक कली आती है, वो बढ़ते बढ़ते जाती है और बाद में दोनों भी सेपरेट होकर अपनी जिंदगी अलग अलग बिताते। और उसी तरह से एक और मेथड है जिसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। कितने लोगों को ग्राफ्टिंग के बारे में पता है या सुना है आपने? ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है पता है आपको? जैसे कि पौधों की कलम बनाई जाती है ना? जो अमृत होते हैं भाई साहब, उनकी कलम बनाए जाते हैं, माने कि एक ही जाति के पौधे जो अलग अलग, जिनकी जो विशेषताएं हमें चाहिए, उनको काट कर उस पौधों में जोड़ा जाता है, उस पौधों में जोड़ा जाता है। इस पद्धति को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। जनरली जितने भी आप पौधे नजर आते हैं भाई साहब, आपने कभी सुना है क्या? आपने कभी सुना है कि एक पद्धति है जहां पे भाई साहब टमाटर और बैंगन एक ही पेड़ पे लगते हैं? कितने लोगों ने सुना है? मैंने एक बार देखा भी है, मैंने आपको दिखाया भी है कि एक ऐसा पौधा, कि जहां पर एक ऐसा पौधा जिसमें आपको टमाटर और भाई साहब जो ब्रिंजल होते हैं, माने कि जो बैगन होते हैं भाई साहब, दोनों भी एक ही पौधों पे नजर आते हैं। ये किसका उदाहरण है जी? जी हाँ, बिल्कुल देखा होगा आपने, गूगल में सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, टोमेटो और ब्रिंजॉल एक ही साथ में, ठीक है? जी हाँ, क्लियर है? तो ये कौन सी वजह से? ये भी एक प्रकार की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसका नाम है आपका ग्राफ्टिंग के वजह से वो बनाए गए। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा है आपका फ्रैगमेंटेशन, माने कि खंडन। जनरली ये अलगिज में पाया जाता है, माने कि जो शैवाल होते हैं भाई साहब, उनमें ये पाए जाते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है आपका स्पायरोगायरा, इसका एक उदाहरण है आपका स्पायरोगारा नाम का जो अलगी होता है भाई साहब, उनमें ये क्या होता है? खंडन होता है। खंडन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये उसका कोई पार्ट होगा और इसको आपने तोड़ दिया, क्या कर दिया? तोड़ दिया। और जैसे ही तोड़ दोगे तो ये दोनों पार्ट जो है विभिन्न रूप से अपनी अपनी जिंदगी बिताने लगेंगे, माने कि इसे बोलेंगे हम काटने के बाद उनके जितने पार्ट्स करोगे वो जो है अलग अलग बन जाएंगे। क्लियर हो गया है? चलो इसे बोलेंगे हम फ्रैगमेंटेशन, ठीक है? तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। सभी लोग तैयार है जी प्रश्न देने के लिए? सभी लोग तैयार है उत्तर के लिए? चलो तो शुरुआत करते हैं। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। 1200 के ऊपर बच्चे लाइव है और यहाँ पे सिर्फ 800 ही लाइक हुए। भाई साहब बड़ी नाइंसाफी करते हो आप। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कली द्वारा जनन करता है, माने कि बडिंग द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ईस्ट। क्या रहेगा? ईस्ट। चलो सभी लोग मुझे बताएंगे स्पायर वगैरह किससे जनन करता है, पोटैटो किससे जनन होता है? चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे पोटैटो किससे जनन होता है? तो याद रखिएगा कि ये रूट से पैदा होता है। मैं अगर स्पायर वगैरह की बात करता हूं, पोटैटो किससे जनन होता है? बराबर बोला ना मैंने? जी हाँ बिल्कुल, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आपको पोटैटो नजर आ रहा है और यहाँ पे भी आपको पोटैटो, स्वीट पोटैटो नजर आएगा। और अगर टहनियों की बात करता तो भाई साहब वहां पे पोटैटो नजर आएगा, ठीक है? ओके, तो ये है आपका सिर्फ पोटैटो बोला गया है, ठीक है? पोटैटो तो ये कैसे होगा? ये आपके स्टेम से होगा, माने कि टहनी से होगा। पर वही अगर स्वीट पोटैटो बोला जाए, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, तो इसका प्रजनन किससे होगा? ये रूट से होगा। स्पायर होगा किससे होगा बताओ? ये होगा आपका खंडन से होगा। किससे होगा? खंडन, जिसे बोलेंगे हम फ्रैगमेंटेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तियों द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन का एक उदाहरण है, माने कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक उदाहरण है जो पत्तों द्वारा हो रहा है? चलो जी सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। और बहुत बढ़िया जी, अभी तक हमारे 1000 लाइक नहीं हुए हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप सभी लोग। मेरी मेहनत भाई साहब देख रहे हो पर लाइक नहीं कर रहे हो, है ना? बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। ब्रायोफाइलम, पोटैटो, जिंजर, तो कौन करता है जी बताओ पत्तियों से? पहला उदाहरण ब्रायोफाइलम, जिसे हम क्या बोलेंगे? पत्थर चट्टे का पौधा। क्या बोलेंगे? पत्थर चट्टे का पौधा। सभी लोग एक साथ लाइक करेंगे ताकि एक ही साथ में हमारे 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे जी। बहुत बढ़िया। चलो जिंजर क्या है? अदरक क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अदरक क्या है जी? क्या है? ये जड़ है? अदरक जड़ है कि भाई साहब तना है? चलो आंसर करेंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करेंगे जी। चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, 950 तक पहुंच गए, बस 50 बाकी है।
50 लोगों ने अभी तो ठोका नहीं, जल्दी ठोक दो। तो इसका क्या रहेगा, ये आपका तना है। क्या है, तना है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्पायर वगैरह में किस प्रकार का जनन होता है। चलिए जी, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन स्पायर वगैरह। स्पायर वगैरह के अंदर कौन से प्रकार का जनन होता है। बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। सब लोग इसका आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा जी, बहुत सही उत्तर कर रहे हैं। इसका आंसर रहेगा आपका फ्रैगमेंटेशन। क्या रहेगा, फ्रैगमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। फ्रैगमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु जनन का एक उदाहरण है। बीजाणु जनन जिसे हम क्या बोलते हैं जी, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। चलो बताओ इसका आंसर। और इसी बीजाणु जनन के ऊपर इस बार जो 17th बीपीएससी का जो पेपर हुआ था भाई साहब, कंबाइंड वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे और उसका क्वेश्चन का आंसर भी बता देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी, तो इसका बहुत बढ़िया उत्तर दिए, मैक्सिमम लोगों ने बी बोला है, और सभी के सभी 100% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 100% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे, आपको बताता हूं, देखिए। और इसका आंसर जो है ना भाई साहब, बीपीएससी वालों ने भी गलत बताया था, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था, उस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया था। बराबर है, देखो क्या क्या होता है। तो राइजोफोर्स का मतलब क्या है, ये एक प्रकार की फंगी होती है, एक प्रकार की फंगी, एक प्रकार की कवक होती है। और कवक के अंदर किससे रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है आपका स्पोर्स, माने कि बीजाणु से होता है। ये है आपका फर्न प्लांट। ये कौन सा प्लांट है, फर्न प्लांट है। और ये फर्न प्लांट जो होता है बस, अब इसके ऊपर भी आपको ये जो आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार के बीजाणु है। क्या है, एक प्रकार के बीजाणु है। और म्यूकस का मतलब क्या होता है जी, म्यूकस भी एक प्रकार का फंगस ही होता है, माने कि कवक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। बीपीएससी ने फर्न देवे थे, देवे होंगे भाई साहब, पर वो गलत आंसर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, क्या रहेगा। चलो भाई साहब, ये तो हमारे छोटू लाल आ गए यहाँ पे। छोटू लाल डांस कर रहे हैं, छोटू लाल डांस कर रहे हैं। छोटू लाल डांस कर रहे थे भाई साहब, 2 बार लाइक ना कीजिए। और बहुत बढ़िया, हमारे 1000 लाइक कंप्लीट हो गए जी, इसीलिए छोटू लाल यहाँ पे डांस कर रहे हैं। हमारे 1000 लाइक कंप्लीट हो गए, इसलिए छोटू लाल यहाँ पे डांस कर रहे। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, मनुष्य में जो निषेचन होता है महिला के शरीर में होता है। माने कि एक बात मुझे बताओ कि मनुष्य के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो कौन सा होता है, इसे बोलते हैं हम आंतरिक निषेचन। क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन, माने कि इसे बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बराबर है। तो ये कहां पर होता है, ये पूछा गया है, तो कहां पर होगा। बहुत बढ़िया जी, सभी लोगों ने सही उत्तर किया। इसका आंसर रहेगा आपका फैलोपियन ट्यूब, माने कि जिसे हम क्या बोलते हैं, डिंब वाहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिंब वाहिका बोलते हैं, उसके अंदर होता है। कैसे होता है, यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए, ये है हमारी फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये स्पर्म भाई साहब दौड़ते दौड़ते जा रहा है, और यहां से आपका ओम निकला। ये हमारी ओवरी है। ये क्या है, हमारी हमारी मतलब महिलाओं के अंदर पाई जाने वाली ओवरी है, अंडाशय। और यहाँ से जो अंड होता है भाई साहब, वो बाहर निकलता है, वो आगे ट्रेवल करता है। और ये वजाना है, योनि है, जहां पे स्पर्म डालने के बाद जो है स्पर्म आगे आगे बढ़ता है और किसी भी एक डिंब वाहिका में चला जाता है। और जहां पे आपका ओव्यूल और स्पर्म का मिलन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं हम निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो ये कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है आपका डिंब वाहिका पे अंदर हो रहा है, इसे बोलेंगे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्लियर है जी, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, यहां पर ये जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रही है आपके महिलाओं की, बराबर है, और यहाँ पे ये जो आपको एग नजर आ रहे हैं, माने कि अंड जो है यहां से बाहर निकलते हैं, ये आपकी ओवरी है। तो एक बात मुझे बताइए, महिलाओं के शरीर में जो इनके सेक्स हार्मोन बनते हैं, जो लिंग हार्मोन बनते हैं, वो कहां पर बनाए जाते हैं। चलो सब लोग आंसर करेंगे। महिलाओं के शरीर में जो सेक्स हार्मोन बनते हैं, वो हमारी इस प्रजनन संस्था में जो दिख रहे अंग है,
वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये ओवरी द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? ओवरी द्वारा बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। ये देखिए छोटू लाल है, जब वो मम्मी के पेट में था, गर्भ में था, तो भाई साहब इस तरह से डांस करता था, है ना? है, देखो डांस कर रहा है भाई साहब, बड़ा मजा आता है। ठीक है, वो अनुभव ही वेगड़ा होता क्या बोलेंगे, अलग होता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? प्लेसेंटा सभी को पता है, प्लेसेंटा क्या होती है? गर्भनली जिसे बोलेंगे, बराबर। उसका मुख्य कार्य कौन सा होता है जी? वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जी, बिल्कुल। ये उनके शरीर में बनने वाला, ये जो आपका बच्चा है जो पेट में है, उसके शरीर में बनने वाला जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी वहन करता है, प्रोड्यूसिंग हार्मोन। मान की इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों भी इसका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है दोनों भी इसका सही उत्तर रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल। एक बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि ये जो आपका बेबी है जो पेट के अंदर है, तो ये कुछ खाता पीता तो नहीं है, बराबर है, कुछ खाएगा क्या नहीं, पर ये जो आपकी नलिका है बस, अब इसके द्वारा ही माँ जो भी खाएगी वो सब कुछ इससे मिल जाता है। तो इसके शरीर में भी क्या बनता है जी? दो प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रकार के बनते हैं, याद रखिएगा, दो प्रकार के। एक तो जनरली कौन सा बनता है? वो बनता है आपका यूरिया, ये सभी को पता है। यूरिया हम प्रौढ़ जो व्यक्ति होते हैं भाई साहब उनके अंदर भी बनता है। और उसी तरह से दूसरा जो होता है वो होता है आपका यूरिक एसिड। कौन सा होता है? यूरिक एसिड बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूरिया और यूरिक एसिड बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो एक नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? नीचे दिए गया कौन सा पर्यावरणीय कारक बाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला, ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करने वाला कौन सा यहां पे ऑप्शन दिया गया है? चलिए जी इसका भी आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे। बहुत बढ़िया जी। 1000 लाइक तो अपने कंप्लीट हो गए, पर अभी भी जो 1300 बच्चे हैं उनमें से शायद 300 बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वो भी लाइक कर देंगे, अच्छा लगेगा भाई साहब। चलो बताओ इसका आंसर। सनलाइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ग्राउंड वाटर लेवल, भाई साहब क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर, तापमान। क्या रहेगा? तापमान जो है, ये तापमान अगर ज्यादा होता है तो भाई साहब ट्रांसपिरेशन रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन जो बोलते हैं, और ये बाष्पोत्सर्जन का जो दर है वो भी ज्यादा रहता है। अगर मैं आपको पूछूं कि पौधों में ट्रांसपिरेशन कहां से होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मुख्य तौर पर कहां सर होता है, कहां पे होता है? तो इसका आंसर आप क्या करोगे? ये होता है आपके पत्तों से होता है। पत्तों में मौजूद जो स्टोमेटा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, उस रंध्र से जो है सबसे ज्यादा बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन होता है। आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया। और अभी जो है मैं आपको एक और बात जो है आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। ये है वो चीजें जिसके ऊपर किसी भी पौधों से बनने वाला जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो डिपेंड करता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका तापमान। तापमान अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका बाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा रहेगा। सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर हवा में नमी अगर ज्यादा होती तो उस टाइम पे आपका बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है कि कम होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो बताओ।
चलिए, एक खबर आई है आप सभी के लिए, एक खबर आई है आप सभी के लिए, बीपीएससी से रिलेटेड एक जो है एक न्यूज आई है, सभी लोग जो है उसके ऊपर रीडायरेक्ट होने वाले, जहां पे दानिश सर जो है उस न्यूज को कवर करने वाले और उसके बाद उनका सेशन भी होने वाला है। तो सभी लोग इस बात के ऊपर ध्यान देंगे और सभी लोग वहां पर जाएंगे। तो ये बात बनेगी, अगर मैं बात कर रहा हूं नमी अगर बढ़ रही है तो जो बाष्पोर्जन होता है वो भाई साहब वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सूर्य प्रकाश की अगर मात्रा बढ़ रही है तो वहां पे भी आपका बाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा। और उसी तरह से जो हवा की गति होती है, जो हवा की गति होती है, सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर हवा की गति बढ़ती है, अगर हवा की गति बढ़ती है तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि हवा की गति की बढ़ने की वजह से बाष्पोत्सर्जन का जो दर होता है वो बढ़ता है कि कम होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे रखकर जा रहा हूं। सभी लोग अभी जो है एक न्यूज कवर करने वाले, जो आप सभी लोगों के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जो अभी सर कवर करने वाले सभी लोग उसके ऊपर जाएंगे। और उसी तरह से ये होमवर्क आप सभी को दे रहा हूं भाई साहब, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दोगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है मैं पेड क्लास में लगभग 2 घंटे का एक सेशन लूंगा, जहां पर हमने जितने भी अभी तक बायोलॉजी में चैप्टर्स पढ़े हैं वो सभी के सभी में कल रिवाइज करने वाला हूं। भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे बीपीएससी में और बाकी सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो जो भी बच्चा पेड क्लास से बिलोंग करता है कल जरूर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि कल का सेशन हमारे लिए रिवीजन सेशन रहेगा, जहां पे बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हुए सभी की रिवीजन लूंगा। ठीक है, तो जो पेड क्लास से बिलोंग करता है वो कल जरूर प्रेजेंट रहेगा, सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, कल संडे है तो संडे की तरह नहीं, संडे एक जो है मेहनत के दिन की तरह हमें निभाना है। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। होमवर्क का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में।